नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे तमाम संवाददाता हमें ग्राउंड जीरो से पल पल की हर रिपोर्ट की खबर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनसीपी गुट की, जहां आपको बता दें कि एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अवाहन ने भगवान राम पर विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयान में, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारे संवाददाता स्वीटी दीक्षित। शरद पवार गुट के एक नेता ने विवादित बयान दे दिया है। श्री राम को लेकर ये विवादित बयान दिया गया है। बता दें कि जितेंद्र अवार्ड के द्वारा ये विवादित बयान दिया गया है और उन्होंने विवादित बयान देते हुए राम जी को मांसाहारी बता दिया है। आपको बता दें कि सिडनी में एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि राम जी हमारे आदर्श है, वो हमारे बहुजनों में से एक है और ऐसे में वो शिकार करके खाते थे। और इसके बाद से अब मामला इतना तुल पकड़ लिया है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उनके घर के बाहर चले गए और लगातार प्रदर्शन करते रहे। बता दें घाटा पुरा के भी एक पुलिस स्टेशन में उनका केस दर्ज हुआ है और ऐसे में अब मामला काफी ज्यादा संज्ञान में आने के बाद उन्होंने माफी मांग ली और उसके बाद से जैसे प्रदर्शनकारी वहां से गए, उनके आवाज से दूर गए, उन्होंने गौमूत्र से उस स्थान को साफ किया और उन्होंने माफी मांगते कहा मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। और आपको बता दें कि ये मामला इतना सारा तुल पकड़ता जा रहा था कि बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो कि भारी तादाद में पहुंचे थे और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके घर के बाहर श्री राम की मूर्ति ले जाकर, पोस्टर ले जाकर और तस्वीर ले जाकर वहां पे श्री राम की आरती भी की और उनको जताने की कोशिश की कि जो कहा है उन्होंने वो सरासर गलत कहा है। हालांकि बाद में मीडिया के सामने आए और जितेंद्र ने साफ तौर पे कहा है कि मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था। अगर किसी को मेरी बातों से आहत पहुंचा है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं और माफी मांगता हूं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। तो वहीं गुरुग्राम के एक होटल में मॉडल की हत्या का मामला सामने आया है। एक ऐसे मामले में अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य। कोई भी क्राइम जब घटता है तो उसकी कहानी ज्यादा दिनों तक छिपती नहीं। आज हम बात कर रहे हैं दिव्या पाहुजा मर्डर केस की। ये कहानी थोड़ी पुरानी है लेकिन ज़्यादा पुरानी नहीं। बात करेंगे 1 जनवरी 2024 की, जब सारा देश नया साल मना रहा था, न्यू ईयर को एंजॉय कर रहा था। उसी वक्त एक मॉडल जो अपने घर से लापता हो जाती है और उसके बाद वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किसी को जानकारी नहीं। बाद में ये खबर निकल कर आती है कि मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या हो गई। इस मामले में पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और इसका अंत निकल के ये आता है कि इसकी एक लंबी चौड़ी क्राइम की कहानी ये निकल कर आती है कि सिटी पॉइंट होटल जो कि गुरुग्राम में है, उसके मालिक ने दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 जनवरी से दिव्या पाहुजा लापता थी। उनके घर वालों ने उनकी खोजबीन शुरू की तो उसके बाद वो मिल नहीं रही थी, तो फिर उनकी बहन ने पता किया कि वो कहाँ थी। उनकी लोकेशन जो है सिटी पॉइंट होटल बताई गई। आपको बता दें कि अभिजीत जो सिटी पॉइंट होटल के मालिक थे, वो कमरा नंबर 111 में पहुँचते हैं जहां पर मॉडल दिव्या पाहुजा ठहरी हुई थी। उस कमरे से निकलते हैं लेकिन वो अकेले आए थे और अकेले जाते हैं। लेकिन उसके बाद 2 लोगों की और एंट्री होती है और सीसीटीवी में कैद होता है दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को ले जाने का वो फुटेज, जिसके सहारे पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि अभिजीत ने खुद कबूला कि उसने 10 लाख रुपए और साथ ही अपनी BMW कार डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दी थी। तो क्राइम की जो भी दास्तान होती है वो ज़्यादा दिनों तक छिपती नहीं है। आखिरकार हर कहानी का अंत निकल कर आ ही जाता है। फिलहाल इस मामले में अभी तक ना तो दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी मिली है, ना ही वो गाड़ी जिससे दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया था। अब पुलिस आगे कैसे तफ्तीश करती है, डेड बॉडी कब मिलेगी, वो गाड़ी कब मिलेगी, ये सब अब पुलिस की तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। पुलिस इस मामले में फिलहाल खोजबीन कर रही है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आपके साथ आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईडी के सम्मन पर जवाब दिया है। कहा वैध तरीके से सम्मन आएगा तो जरूर जाऊंगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली के कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में जहां एक और राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप चरम सीमा पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं गुरुवार को इस मामले में दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में अब जो जांच की जो आंच है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच चुकी है और इसी को लेकर ईडी ने लगातार उनको नोटिस दिया और
तीसरे नोटिस के तहत 3 तारीख को ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन वो 3 तारीख को ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए, जिसके बाद गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हालांकि इससे पहले इस हाई वोल्टेज ड्रामा से पहले बुधवार शाम को ही दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने ये आशंका जताते हुए कहा कि जो ईडी है वो कभी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, जिसके बाद गुरुवार को सीएम आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इसका नतीजा रहा कि अब भाजपा भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार निशाना साध रही है और विशेष तौर पर आरोप लगा रही है कि अगर इस घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोई भी हाथ नहीं है तो आखिरकार वो ईडी दफ्तर में सवाल जवाब के लिए क्यों नहीं हाजिर होते हैं। इसी का नतीजा रहा कि इसके बाद खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो नोटिस है वो गैर कानूनी है और चुनाव से पहले प्रचार का हवाला देते हुए कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ये बीजेपी की एक साजिश है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि इस मामले में अब ईडी के सूत्रों का कहना है कि अब वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में आगे चौथा नोटिस भी भेजने की तैयारी में है और अभी ऐसी कोई गिरफ्तारी वाली बात नहीं है। तो देखना ये होगा कि इस मामले में आगे किस तरह के मोड़ और सामने आते हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस मामले में राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप भी अपने चरम सीमा पर जरूर पहुंच गई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने यू टर्न लिया है। आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया है महुआ मोइत्रा ने। क्या है मामला पूरा, कौन सी खबर है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि कैश फॉर क्वेरी मामले में उनकी कुछ दिनों पहले संसद सदस्यता रद्द हुई थी, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर सुनवाई की। अब बता दें कि महुआ मोइत्रा ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में सरकारी बंगला खाली करने की जो अर्जी थी वो उन्होंने वापसी ले ली है। बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कैश फॉर क्वेरी आरोपी के सिलसिले में लोकसभा से निष्कासन के बाद उनके सरकारी आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले ली। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा के वकील ने बताया कि टीएमसी नेता संबंधित नियमों के अनुसार उनके मामले पर विचार करने और उन्हें सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देने के लिए सरकार के निर्देशालय पर संपर्क करेंगी। जैसे ही ये याचिका वापसी ली गई, अदालत ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया कि वह महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास से केवल कानून के अनुसार बेदखल करने के लिए कदम उठाए। बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट से जो सरकारी आवास खाली करने की जो उन्होंने आवंटन डाला था वो उन्होंने वापसी ले लिया है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं जनवरी के बाद तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रज्ञा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की संभावना को सरकार ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर तेल के दामों में जो अस्थिरता देखी गई है उसकी वजह से सरकार के लिए पेट्रोल के दामों में कटौती करना मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में जारी उथल पुथल के बीच विकसित और पड़ोसी देशों तक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन भारत ईंधन की कीमतों को स्थिर करने में सक्षम रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दक्षिण एशियाई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम 40 से 80% तक बढ़े हैं। अगर आप पश्चिमी देशों को देखें तो वहाँ की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन भारत में पहले से काफ़ी कीमतें कम हुई हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि भारत ने 2 बार यानी 2021 और 2022 में भी कटौती की थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में भी उन्होंने इसे बरकरार रखा था। उन्होंने आगे समझाते हुए ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता देखने को मिल रही है और ईंधन पर किसी भी कीमत में कटौती सरकार के लिए मुश्किल है। इसलिए फिलहाल कीमत की कटौती पर ओएमसी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप सिंह पुरी ने ये भी कहा कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर तेलों के दामों में अस्थिरता देखने को मिल रही है, उस हिसाब से भारत के लिए दामों में कटौती करना काफ़ी मुश्किल है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो वहीं मथुरा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक।
मथुरा के थाना फरह के अंतर्गत प्रकाश फार्म हाउस पर कुरकंदा के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, जो व्यक्ति के गले पर गोली मारने के निशान दिखाई दे रहे हैं। समझा जाता है कि व्यक्ति गोली गले पर मारी गई है और उसकी हत्या करी गई है गोली मारकर। तो क्षेत्र में उसको देखते हुए काफ़ी हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार मौके पर पहुंच गए हैं और थाना फरह की पुलिस, सीओ फरह रिफाइनरी और तमाम फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गई हैं और हर एंगल से बॉडी की जांच कर रही हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार एसपी सिटी का कहना है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अब ये देखना है कि इस व्यक्ति की किसने गोली मारकर हत्या करी है या क्यों इसकी हत्या हुई है, इसकी हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि क्षेत्र में इस बात का हड़कंप है कि ये व्यक्ति कौन है और क्यों इसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता जा रहा है। इसी मामले को ज्यादा जानकारी लेने के लिए हम आपको बताएंगे गाजियाबाद के जोन 3 सदरपुर मटियाला गांव में अवैध रूप से कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसकी सूचना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओएसडी गुंजा सिंह है, उनको जानकारी मिली, जिसके बाद ओएसडी गुंजा सिंह ने कार्रवाई करते हुए आज गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की टीम को लेकर वहां पहुंची और बुलडोजर से सारी अवैध कॉलोनी को तोड़ दिया। जिसके बाद वहां पर और उन्होंने सख्त आदेश दिए कि अगर कॉलोनाइजर द्वारा अगर अवैध कॉलोनी दोबारा बसाई जाती है तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जहां अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वहीं कहीं ना कहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारी की मिली भगत से अवैध निर्माण भी लगातार जारी है। गौरतलब करने वाली बात यह है कि जब ये कॉलोनी बसाई जाती है, जब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सुपरवाइजर, जेई, एई और आला अधिकारी को क्यों जानकारी नहीं मिलती। गाजियाबाद की तमाम ऐसी कॉलोनियों में अवैध निर्माण जारी है जहां पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जेई, एई, सुपरवाइजर और अधिकारी उन पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। अगर बात की जाए ओएसडी गुंजा सिंह की, उन्होंने कल कार्रवाई करते हुए सदरपुर मटियाला गांव, जो कि जोन 3 जीडे के अंतर्गत में आता है, उन्होंने उसको तोड़ दिया है और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी करने के ओएसडी गुंजा सिंह ने आदेश किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितना कॉलोनाइजर में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का खौफ पैदा होता है या फिर उनके खौफ से पैदा न होने से वो आगे भी अवैध निर्माण जारी रखते हैं। मैं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस न्यूज के लिए। तो वहीं हमीरपुर के कई स्कूलों में एक साथ नमो ऐप को लॉन्च किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर में कई स्कूलों पर नमो ऐप का आयोजन किया गया, जिसपे कि राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद मौजूद रहे और बीएसए और डीआईओएस भी मौजूद रहे और काफी विद्यालय पे जो बच्चे थे उनको नमो ऐप के बारे में बताया गया और नमो ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी बताया गया। और जो नमो ऐप है उस पर देश दुनिया की उस पर काफी जानकारी मिलेगी। ये राज्यसभा सांसद जो बाबूराम निषाद थे, यहाँ पर जो बच्चे मौजूद थे उनको पूरी जानकारी दी और जो प्रधानमंत्री की योजनाएं चल रही हैं और जो मुख्यमंत्री योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए बच्चों को कहा गया कि इस ऐप को डाउनलोड करिए और आप लोग जानकारी लीजिए। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। मथुरा में शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा में लगातार चल रही शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने 4 और 5 जनवरी की स्कूलों की छुट्टी कर दी है। प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर और कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों की जिलाधिकारी ने छुट्टी कर दी है। वीएसए सुनील दत्त ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि 4 और 5 जनवरी को सभी बोर्डों के स्कूलों की छुट्टी रहेगी। अगर कोई भी स्कूल या प्रबंधक उनका इस पर जो है अमल करते हुए नजर नहीं आया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि ठंड के बढ़ते हुए ये छुट्टी जो है
की गई हैं, क्योंकि मथुरा में लगातार जो है सर्दी का सितम जारी है। लेकिन अभिभावकों का कहना है कि 2 दिन की छुट्टी से काम नहीं चलेगा। सर्दी को देखते हुए बच्चों के लिए कम से कम 15 जनवरी की छुट्टी की उन्होंने जिला प्रशासन से वो लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जिला प्रशासन जो है 2 दिन की छुट्टी करने के बाद में 4 और 5 जनवरी के बाद आगे छुट्टी बढ़ाता है या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में एक बैठक का आयोजन करती है। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। कांग्रेस की एआईसी में आज बैठक की गई 2024 के चुनाव को लेकर के और न्याय यात्रा को लेकर के। इस मीटिंग के अंदर कई अहम नेता मौजूद रहे, जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ मौजूद रहे, प्रियंका गांधी वहाँ मौजूद रहे और राज्य के अध्यक्ष वहाँ मौजूद रहे, महासचिव वहाँ मौजूद रहे, यानी कि कहीं ना कहीं कई अहम नेता भी वहाँ इस मीटिंग में मौजूद रहे। देखने वाली बात ये हुई कि लगातार 2024 के चुनाव नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में एआईसी यानी कांग्रेस गठबंधन की तैयारी क्या है, सीट को लेकर भी इसमें चर्चाएं की गई, किस किस को कहां से सीट दी जाएगी। सवाल है कि न्याय यात्रा में किन किन लोगों को जोड़ा जाएगा, यानी कि 2024 का मुद्दा होगा रोजगार, महंगाई और भत्ता, यानी कि युवाओं को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना, क्योंकि घर के रसोई महंगी, सब्जी महंगी, युवा 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो भी मुद्दा इस बार 2024 में होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस मीटिंग के अंदर क्या क्या फैसले लिए गए, क्या एआईसीसी 2024 को लेकर चर्चाओं में थी या फिर कोई और मुद्दा इसमें शामिल था। लेकिन अभी तक यही जता है कि 2024 का जो अहम मीटिंग है वो इसमें बात रखी गई थी, किसको कहाँ से कितनी सीट दी जाएगी, कहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा और एआईसीसी के अंदर जो गठबंधन 26 दल एक साथ हैं वो क्या एक साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस मीटिंग में रहा। लेकिन 2024 का जो मुद्दा होगा वो खड़ के फाइनल में रिपोर्ट लगे, क्योंकि जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री गहलोत हैं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस मीटिंग के बाद आखिरी मोहर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो लेंगे। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। दिल्ली में साइबर क्राइम करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। साइबर थाना पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर भोले भाले लोगों के साथ ठगी करने वाले 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में बरामदगी भी की है, जिसमें लैपटॉप तो कुछ नकदी भी बरामद की है। बाहर जिले के डीसीपी जिमी चिरम के मुताबिक ये लोगों को वर्क फ्रॉम होम का झांसा दिया करते थे और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बहाने लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। साइबर थाना पुलिस को शिकायत मिली। शिकायत के बाद पुलिस ने लगातार जब मनी ट्रेल के आधार पर और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जांच शुरू की तो उसके बाद इनके लोकेशन का पता चला और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अब इनके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कहा जा सकता है कि इस तरह के साइबर ठगी में काफ़ी हद तक कमी भी देखने को मिल सकती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी ने अब अपने संयुक्त मोर्चों की एक बैठक बुलानी शुरू कर दी है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी वो सम्मिलित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति अहम है, क्योंकि 5 सीटों को जीतना है, जीत की चुनावी हैट्रिक यहाँ पूरी करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 75% जो मत प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा वो तभी संभव हो सकता है जब पार्टी का हर कार्यकर्ता जी जान से चुनावी मैदान में उतरे और जनता को पार्टी के प्रति लामबंद करने का काम करे। बीजेपी ने अपने मोर्चों की जिम्मेदारी और बढ़ाने का काम यहाँ पर किया है, क्योंकि मोर्चे ही हैं जो जनता के बीच रहते हैं, वार्ड स्तर पर काम करते हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है मौसम को लेकर के। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुरा।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 9 जनवरी से प्रदेश भर में मौसम बदल सकता है। मौसम के इस बदले मिजाज पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, मैदानी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है। और सीधे तौर पर अभी यह जो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है पूर्वानुमान, उसमें कहा गया कि मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा जब मौसम बदलेगा तो उस समय भी ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासनों को अभी से ही ऐसे संभावित क्षेत्रों पर जहां पर मौसम के चलते, मौसम के मिजाज के बदलते चलते दुश्वारियां बढ़ सकती है, वहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ये समझा जा सकता है कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया उसके हिसाब से जिला प्रशासन काम कर रहा है। कैमरामैन हसन के साथ अभय केनपुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। पहाड़ी मैदानों में बर्फबारी के बाद लगातार उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। अगर बात की जाए दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में शीतलहर का कहर इतना है कि लोग अपने घर में घुसे हुए हैं और ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और हीटर का सहारा ले रहे हैं। अगर सड़कों पे विजिबिलिटी की बात की जाए तो गाजियाबाद की सड़कों पे विजिबिलिटी जो कि बेहद कम है, जो 10 से 15 मीटर होती थी अब उससे भी कम विजिबिलिटी हो गई है। और गाजियाबाद में बढ़ती सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने भी कमर कस ली है और स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें 29-30 दिसंबर को 2 दिन का छुट्टी अवकाश घोषित किया था, लेकिन गाजियाबाद में बढ़ती सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया और 14 जनवरी तक नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। आने वाले दिनों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है कि 15 जनवरी तक आगे सर्दी बढ़ने के पूरे आसार हैं और सर्दी कम होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें गाजियाबाद में जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप जारी है उसी तरीके से लोग सर्दी के बीमारी की वजह से बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों को मुख कर रहे हैं। आपको बता दें इन सर्दी बढ़ने से लोगों को दमा और ऐसी कोल्ड सर्दी ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे काफी लोगों को परेशानी का सामना हो सकता है। आने वाले दिनों में गाजियाबाद के लोगों की शीतलहर से प्रकोप से मुसीबत कम नहीं होने वाली है। मैं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस न्यूज के लिए। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।